रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही खास विषय पर है। हाँ, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच में व्यापार और काम करने के तरीके को देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल। इस किताब का नाम है डिलीवरिंग हैप्पीनेस और इसे टोनी शेह ने लिखा है। अब अगर कोई इसे बाहर से देखे तो ये किसी आम व्यापारिक किताब जैसी लग सकती है। वही तो, ऐसा लगता है जैसे कोई सीईओ बस अपनी कंपनी की सफलता की कहानियां सुना रहा हो। हाँ, अपनी तारीफ कर रहा हो। लेकिन असल में ये मुनाफे, गहरे जुनून और जीवन के असली उद्देश्य को एक साथ पाने की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा है। और थोड़ी हैरान करने वाली भी। एकदम सही कहा। और देखिए, इस चर्चा की सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये कहानी कोई बनी बनाई या मतलब एकदम परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह एक ऐसी कंपनी की कहानी है, ज़ापोस की, जो फर्श से अर्श तक पहुंची, जो कई बार दिवालिया होने की कगार पर आ गई थी। हाँ, पैसा बिल्कुल खत्म होने वाला था। लेकिन फिर भी वो $1 अरब की कंपनी बन गई। मतलब ये किताब सिर्फ ये नहीं सिखाती कि कोई अपना बैंक बैलेंस कैसे बढ़ा सकता है। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि 21वीं सदी में कैसे कोई व्यवसाय बेहतरीन मानवीय मूल्य और खुशी दोनों का एक साथ निर्माण कर सकता है। मतलब व्यवसाय और भावनाएं दुश्मन नहीं है। बिल्कुल नहीं, वे एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार बात है। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये चर्चा असल में किसके लिए है। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी अहम बोर्ड मीटिंग की तैयारी कर रहा है, या कोई मैनेजर है जो अपनी टीम के बीच एक सकारात्मक माहौल बनाना चाहता है, तो ये उनके लिए एकदम सटीक है। इसके अलावा ये उन उद्यमियों के लिए भी एक खजाना है जो अपनी कंपनी में नई जान फूंकना चाहते हैं। हाँ। जिन्हें लगता है कि उनकी कंपनी बस एक मशीन बनकर रह गई। हाँ। मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगा कि ये केवल कॉर्पोरेट दुनिया के लोगों तक सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, ये उन सभी जिज्ञासु लोगों के लिए भी उतनी ही उपयोगी है जो अपने काम में संतुष्टि ढूंढना चाहते हैं, बिना तनाव के बोझ तले दबे। जो खुशी के विज्ञान को समझना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर कोई सफलता को सिर्फ बैंक खाते में मौजूद अंकों से नहीं तौलता है, बल्कि खुशहाल जीवन और सफल व्यवसाय का कनेक्शन देखना चाहता है, तो ये विश्लेषण उनके लिए ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस किताब से मिलने वाले सबसे अहम विचारों को डिकोड करते हैं। शुरू करते हैं। मैंने इन विचारों को 4 मुख्य बिंदुओं में बांटा है ताकि हम इन्हें आसानी से समझ सकें। तो पहला है मुनाफे से उद्देश्य तक का सफर। ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। बहुत ज्यादा। मतलब इस किताब के शुरुआती पन्ने किसी बिजनेस मैनुअल जैसे लगते ही नहीं है। हाँ, ऐसा लगता है कोई अपनी डायरी पढ़ रहा हो। बिल्कुल। टोनी शेह ने अपने बचपन की कुछ बेहद मजेदार कहानियां साझा की हैं, जैसे जब वे सिर्फ 9 साल के थे। सिर्फ 9 साल? हाँ, सोचिए, एक 9 साल का बच्चा, उन्होंने केचुए पालने का एक बिजनेस शुरू करने की सोची। केचुए? हाँ, उन्होंने बाकायदा एक डिब्बे में मिट्टी भरी, उसमें केचुए डाले और उन्हें जल्दी बड़ा करने के लिए हर दिन कच्चे अंडे की जर्दी खिलाने लगे। अरे बाप रे! उनका प्लान था कि वो केचुए बेचकर बहुत अमीर बन जाएंगे। तो क्या वे अमीर बने? बिल्कुल नहीं। कुछ ही दिनों में सारे केचुए उस डिब्बे से भाग गए। ये तो होना ही था। ये उनकी पहली बड़ी विफलता थी। लेकिन वो बच्चा रुका नहीं। स्कूल के दिनों में उन्होंने पिन ऑन बटन बनाने का एक मेल ऑर्डर बिजनेस शुरू किया, जो काफी सफल रहा। देखिए, अगर हम इन बचपन की कहानियों के पीछे छिपे अर्थ को समझें, तो ये महज पैसे कमाने के बच्चों वाले तरीके नहीं थे। तो क्या थे? ये प्रयोग एक ऐसा नजरिया तैयार कर रहे थे जहां विफलता से डर नहीं लगता, बल्कि वो सीखने की एक सीढ़ी बन जाती है। बिल्कुल। आगे चलकर टोनी ने अपनी कंपनी लिंक एक्सचेंज की सह स्थापना की। ये 90 के दशक के अंत की बात है, जब इंटरनेट बस शुरू ही हो रहा था। हाँ, और फिर उन्होंने इस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया। और कीमत क्या थी? $265 मिलियन। एक मिनट रुके, $265 मिलियन? हाँ, वो भी 1998 में? बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि वे रातों रात बेतहाशा अमीर हो गए। दुनिया की नजर में तो यही सबसे बड़ी सफलता थी। तो फिर समस्या क्या थी? मैंने पढ़ा है कि वे खुश नहीं थे। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। पैसे बहुत थे, लेकिन टोनी अंदर से पूरी तरह खाली महसूस कर रहे थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे लिंक एक्सचेंज बड़ी हुई, उन्होंने ऐसे लोगों को नौकरी पर रखना शुरू कर दिया जो सिर्फ जल्दी अमीर बनना चाहते थे। या सिर्फ अपना रेज्यूमे चमकाना चाहते थे। एकदम सही। उन्हें कंपनी के विजन से कोई मतलब नहीं था। तो इसका असर माहौल पे पड़ा होगा। बहुत बुरा असर पड़ा। कंपनी का पूरा कल्चर इतना खराब और जहरीला हो गया
कि खुद टोनी का सुबह उठ के अपने ही ऑफिस जाने का मन नहीं करता था। उन्हें अपनी ही बनाई हुई कंपनी से नफरत होने लगी थी। हाँ, और इस घटना ने उनके दिमाग में एक बात हमेशा के लिए बैठा दी कि केवल पैसा खुशी नहीं दे सकता। बिल्कुल, काम करने की जगह का माहौल और उसका कोई बड़ा उद्देश्य होना मुनाफे से कहीं ज्यादा जरूरी है। क्या बात है। और यहीं से जन्म होता है हमारे दूसरे मुख्य बिंदु का, जो कि है कंपनी का कल्चर ही उसका ब्रांड है। हाँ, लिंक एक्सचेंज से मिले इस कड़वे अनुभव के बाद जब टोनी ज़ैबोस के सीईओ बने तो उन्होंने तय कर लिया कि यहाँ कल्चर सबसे ऊपर होगा। और अपने कल्चर को बचाने के लिए उन्होंने कुछ बहुत ही अजीबोगरीब फैसले लिए। बहुत अजीब, जो कोई आम कंपनी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। जैसे उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कंपनी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को से हटाकर लास वेगास स्थानांतरित कर दिया। हाँ, सीधा लास वेगास। और देखिए, ये कोई छोटा फैसला नहीं था। बिल्कुल नहीं। सैन फ्रांसिस्को में उन्हें ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे जो ग्राहक सेवा यानी कस्टमर सर्विस को अपना करियर बनाना चाहते हो। वहां लोग इसे बस एक पार्ट टाइम नौकरी मानते थे, मजबूरी का काम। लेकिन लास वेगास, जो कि होटल्स और हॉस्पिटैलिटी के लिए जाना जाता है, वहां सेवा भाव लोगों के स्वभाव में है। तो कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों से कहा कि जो इस विजन पर विश्वास करते हैं वो हमारे साथ लास वेगास चले, और कंपनी उनका पूरा खर्च उठाएगी। हाँ। और जो लोग सच में उस कल्चर को मानते थे, उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर कंपनी के साथ जाने का फैसला किया। इससे हुआ क्या कि कंपनी में सिर्फ वो लोग बचे जो उस विजन के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। ये तो वाकई एक बहुत बड़ी छलांग थी। और इस कल्चर को कागजों तक सीमित ना रखने के लिए उन्होंने एक कल्चर बुक बनाई। कल्चर बुक? हाँ, मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत हैरानी हुई। ये कोई आम नियम कानून वाली किताब नहीं है, दिन के छापे जाते हैं। मतलब अगर किसी को शिकायत है तो वो भी? बिल्कुल, अगर किसी कर्मचारी को कंपनी की कोई बात बुरी लगती है तो वो भी उस किताब में वैसे ही छपती है। ये पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, और इसी के आधार पर ज़ैपोस ने अपनी 10 कोर वैल्यूज तय की। मुख्य मूल्य? हाँ, इनमें कुछ बहुत ही अनोखे मूल्य हैं, जैसे थोड़ा अजीब और मजेदार माहौल बनाना और कम में ज्यादा करना। हाँ, कम में ज्यादा करना। और ये मूल्य सिर्फ दीवारों पर टांगने के लिए नहीं थे। नहीं, ये कर्मचारियों के जीने का तरीका बन गए। जैसे वेनेसा की कहानी। हाँ, वो कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बहुत पसंद आई। वेनेसा ज़ैपोस में ही काम करती थी और एक समय उनके जीवन में बहुत भारी संकट चल रहा था। आर्थिक संकट? हाँ, क्रिसमस का दिन था, लेकिन उनके पास न तो परिवार था, न बैंक में पैसे थे और न ही कहीं जाने के लिए गाड़ी। उनके पास सिर्फ 39 सेंट थे। सिर्फ 39 सेंट? हाँ, उन्होंने उन पैसों से कुछ शकरकंद खरीदे पकाने के लिए। लेकिन उनके पास पकाने के लिए न तो कोई अच्छा बर्तन था और न ही मसाले। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शकरकंद को टिन फॉइल में लपेटा और उसे पकाया, और स्वाद के लिए हॉट कोको पैकेट में मिलने वाले छोटे छोटे मार्शमेलो निकालकर उस पर डाल दिए। मतलब जो संसाधन थे उसी में जुगाड़ कर लिया। बिल्कुल। वो भोजन किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट का नहीं था, लेकिन वेनेसा ने बताया कि वो रात उनकी जिंदगी की सबसे खुशहाल रातों में से एक थी। उन्होंने रोने या शिकायत करने के बजाय असल में कम में ज्यादा करने की सीख को अपनी निजी जिंदगी में लागू किया और अपनी खुशी खुद बना ली। ये एक बहुत ही गहरा उदाहरण है कि जब कंपनी के मूल्य और इंसान के व्यक्तिगत मूल्य आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? तो काम और जीवन की बीच की दीवार गिर जाती है। वो सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाती, जीवन जीने का एक नजरिया बन जाती है। बिल्कुल सही। अब हम आते हैं अपने तीसरे मुख्य बिंदु पर, जो कि है ग्राहक सेवा ही सबसे बेहतरीन मार्केटिंग है। यहाँ पर किताब का रुख थोड़ा बदलता है और ये सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। एक किस्सा है जो मुझे बहुत अजीब लगा। सांता मोनिका के एक होटल में कुछ लोग रात के 11 बजे बैठे हुए थे और वो ज़ैपोस की कस्टमर सर्विस की बात कर रहे थे। हाँ, किसी ने मजाक में चुनौती दी कि चलो देखते हैं ये सच में कितने अच्छे हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक महिला ने रात को 11 बजे ज़ैपोस के कस्टमर केयर पर फोन घुमाया और कहा कि उसे पिज्जा ऑर्डर करना है। पिज्जा ज़ैपोस से? हाँ। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, ज़ैपोस जूते और कपड़े बेचने वाली कंपनी है। कोई उन्हें पिज्जा के लिए क्यों फोन करेगा? वही तो, कोई भी आम कॉल सेंटर का कर्मचारी फोन काट देता या गुस्सा हो जाता। बिल्कुल। लेकिन उस प्रतिनिधि ने फोन नहीं काटा। उसने कहा, मुझे कुछ मिनट दीजिए। और उसने सच में खोजा? हाँ, उसने सच में उस होटल के आसपास उस समय खुली हुई 5 पिज्जा डिलीवरी जगहों के नंबर खोजे और उस महिला को दे दिए। ये कहानी सुनने में भले ही एक मजाक लगे,
लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी व्यावसायिक रणनीति है। लेकिन एक बात बताइए, अगर एक जूता बेचने वाली कंपनी का कर्मचारी पिज्जा ढूंढने में अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो कंपनी पैसे कैसे कमाएगी? यही सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। मतलब व्यापार के नजरिए से तो ये एकदम बेवकूफी लगती है ना। किसी कॉल सेंटर में तो यही सिखाया जाता है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कॉल पूरी करो। यही तो वो जगह है जहां जयपॉस ने पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट दिया। वे इसे कस्टमर सर्विस मानते ही नहीं तो क्या मानते हैं? वे इसे अपनी मार्केटिंग मानते हैं। अच्छा, देखिए ज्यादातर कंपनियां टीवी विज्ञापनों और होर्डिंग्स पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं ताकि लोग उन्हें पहचाने। लेकिन ज़ैपोज़ ने तय किया कि वे विज्ञापनों पर अपना बजट खर्च नहीं करेंगे। इसके बजाय वे वही सारा पैसा अपनी कस्टमर सर्विस को बेहतरीन बनाने में लगा देंगे। ये तो बहुत ही अलग सोच है। ज़ैपोज़ में कॉल सेंटर के कर्मचारियों का कॉल टाइम नहीं मापा जाता। उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। कोई स्क्रिप्ट नहीं होती जिसे उन्हें रोबोट की तरह पढ़ना पड़े। उन्हें ग्राहकों के साथ असल इंसान की तरह बात करने की आज़ादी है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ज़ैपोज़ का सबसे लंबा कस्टमर सर्विस कॉल लगातार 6 घंटे तक चला था। 6 घंटे एक ही कॉल पर? हाँ, एक ही कॉल पर। वे क्या बात कर रहे थे? जीवन का अर्थ? कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। वे शायद जूतों के बारे में बात कर रहे थे, फिर फिल्मों के बारे में, फिर अपनी जिंदगी के बारे में। बाप रे। ज़ैपोज़ का मानना है कि जब कोई ग्राहक फोन करता है तो वो 5 या 10 मिनट ऐसे होते हैं जब ग्राहक का पूरा ध्यान कंपनी पर होता है। और अगर उस दौरान उसे एक ऐसा वाव अनुभव मिल जाए जिसकी उसने कभी कल्पना भी न की हो, तो वो ग्राहक जिंदगी भर के लिए उस कंपनी का वफादार बन जाता है। और फिर वो अपने 10 दोस्तों को वो कहानी सुनाएगा जो किसी भी टीवी विज्ञापन से ज्यादा शक्तिशाली है। वे दोनों तरफ से फ्री शिपिंग देते हैं, सामान मंगाने पर भी और वापस करने पर भी। मतलब वे ग्राहकों के साथ लेन देन नहीं, रिश्ते बनाते हैं। बिल्कुल। ये नजरिया तो पूरी तरह से आंखें खोलने वाला है। अगर आप अपने ग्राहकों को खुश रखेंगे तो मुनाफा खुद ब खुद आपके पीछे आएगा। एकदम सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे और शायद सबसे गहरे मुख्य बिंदु की ओर। खुशी का विज्ञान और व्यापार का रिश्ता। हाँ, इस किताब में सिर्फ व्यापार की बात नहीं, मनोविज्ञान की भी बात है। टोनी ने खुशी को वैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? विज्ञान के अनुसार खुशी के 3 अलग-अलग प्रकार या स्तर होते हैं। पहला स्तर है प्लेजर या आनंद। प्लेजर? हाँ, ये एक रॉक स्टार वाली खुशी है। जैसे आपने कोई बहुत स्वादिष्ट मिठाई खाई या आपको बोनस मिल गया। बिल्कुल, ये बहुत तीव्र होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। इसमें इंसान हमेशा अगले रोमांच की तलाश में भागता रहता है। समझ गई। और दूसरा स्तर? दूसरा स्तर है पैशन या जुनून। इसे मनोविज्ञान में फ्लो या प्रवाह की स्थिति कहा जाता है। फ्लो मतलब जैसे हम कोई बहुत ही रोमांचक वीडियो गेम खेल रहे होते हैं या अपनी कोई पसंदीदा किताब पढ़ रहे होते हैं। हाँ। और अचानक घड़ी देखते हैं तो एहसास होता है कि अरे 4 घंटे बीत गए और हमें भूख प्यास का पता ही नहीं चला। बिल्कुल सही। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का एहसास ही मिट जाता है, वो प्रवाह है। ये पहले वाले आनंद से कहीं ज्यादा गहरा होता होगा। बहुत गहरा और लंबा टिकने वाला। और फिर आता है तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर, हायर पर्पस या उच्च उद्देश्य। हाँ, इसका मतलब है खुद से किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनना। किसी ऐसे काम में योगदान देना जो आपके जाने के बाद भी दुनिया में मायने रखे। विज्ञान कहता है कि ये सबसे लंबे समय तक टिकने वाली और सबसे गहरी खुशी है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ व्यक्तिगत जीवन पर लागू नहीं होता। नहीं, किताब में इसे बहुत ही खूबसूरती से व्यापार से जोड़ा गया है। एक बेहतरीन कंपनी को भी इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। मुनाफा उस प्लेजर या आनंद की तरह है जिसके बिना कंपनी जिंदा नहीं रह सकती। जुनून कर्मचारियों के उस फ्लो की तरह है जब वे अपने काम से प्यार करते हैं। और अंत में उद्देश्य, जो ये तय करता है कि कंपनी सिर्फ पैसे कमाने के अलावा दुनिया को क्या दे रही है। टोनी ने इसे समझाने के लिए पोकर के खेल का एक बहुत ही दिलचस्प रूपक इस्तेमाल किया है। हाँ, पोकर का वो रूपक बहुत सटीक है। टोनी को पोकर खेलने का शौक था। तो उन्होंने उससे क्या सीखा? उन्होंने सीखा कि खेल में सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके हाथ में कौन से पत्ते हैं या आप उन्हें कैसे खेलते हैं। तो फिर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये होता है कि आप खेलने के लिए कौन सी टेबल चुनते हैं। टेबल चुनते हैं। हाँ, अगर आप किसी ऐसी टेबल पर बैठ जाते हैं जहां सारे खिलाड़ी बहुत माहिर हैं और दांव बहुत बड़े हैं, तो आपके जीतने की संभावना कम हो जाती है, चाहे आपके पत्ते कितने भी अच्छे क्यों ना हो। बिल्कुल। इसके बजाय अगर आप ऐसी टेबल चुनते हैं जहां के खिलाड़ी थके हुए हैं या बहुत अनुभवी नहीं हैं, तो आप मामूली पत्तों से भी जीत सकते हैं। और व्यापार में भी यही होता है। हाँ,
अगर प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है या आपको लगता है कि इस बाजार में आपका कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, तो बेझिझक अपनी टेबल बदल लीजिए। अपने बाजार या अपने काम करने के तरीके को बदलिए। जैसे जापोज ने सिर्फ जूते बेचने की टेबल नहीं चुनी, उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन ग्राहक सेवा वाली टेबल चुनी, जहां उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। एकदम सही। तो अब जब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं तो सवाल उठता है कि इस सब का अंतिम परिणाम क्या हुआ। 2009 में ई कॉमर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल हुई। हाँ, अमेज़न ने ज़ैपोस का अधिग्रहण कर लिया। और ये सौदा $1.2 बिलियन में हुआ था। लेकिन ये कोई आम कॉर्पोरेट टेक ओवर नहीं था, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है और कर्मचारी डरे रहते हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी। बिल्कुल नहीं। जब इस अधिग्रहण की घोषणा हुई तो ज़ैपोस के कर्मचारियों ने जश्न मनाया। उस हॉल का माहौल ऐसा था कि लोग खुशी से रो रहे थे, क्योंकि अमेज़न ने वादा किया था कि ज़ैपोस का नाम, उनका ब्रांड और सबसे महत्वपूर्ण उनका कल्चर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ये दो ऐसी कंपनियों का मिलन था जो ग्राहकों तक बेहतरीन अनुभव पहुंचाने के एक साझा उद्देश्य पर काम कर रही थी। उनका उद्देश्य नहीं बदला था, बल्कि दुनिया भर में खुशियां पहुंचाने का उनका कैनवस और भी बड़ा हो गया था। सचमुच एक अद्भुत कहानी है। और अगर हम इस पूरे विश्लेषण से एक अंतिम और गहरा विचार निकालें जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि हम सब, चाहे हम जो भी कर रहे हों, अंततः एक ही लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, खुशी का। हाँ, चाहे कोई इंसान एक नई कंपनी बना रहा हो, दिन रात मेहनत करके कोई परीक्षा पास करना चाहता हो, या सिर्फ एक स्वस्थ जीवन जीना चाहता हो। अगर आप किसी से बार बार पूछें कि क्यों तुम ये नौकरी क्यों चाहते हो, क्योंकि इससे पैसे मिलेंगे। पैसे क्यों चाहिए? ताकि घर खरीद सकूं। घर क्यों चाहिए? ताकि सुरक्षित महसूस करूं। और अगर आप अंत तक जाते रहें तो आखिरी जवाब हमेशा यही होगा, क्योंकि मैं खुश रहना चाहता हूं। इस किताब में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है। अपने ब्रह्मांड की कल्पना करें, उसका निर्माण करें और उस पर विश्वास करें। वो ब्रह्मांड आपके चारों ओर खुद आकार ले लेगा। ये विचार सच में सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में हर दिन अपनी खुशी को अधिकतम करने के लिए काम कर रहे हैं, या हम सिर्फ किसी और के बनाए हुए ब्रह्मांड में बिना सोचे समझे भाग रहे हैं। अपने काम में, अपनी कंपनी में और अपने जीवन में क्या हम सिर्फ मुनाफा खोज रहे हैं या एक उद्देश्य भी? बहुत ही गहरी बात कही आपने। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन यह इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।